नमस्कार मित्रों। अक्सर मुझसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए आर्बिट्रेशन का कोई नोटिस मिलने के बाद, चाहे वो प्री आर्बिट्रेशन का नोटिस हो, चाहे वो केवल रेफरेंस देने का नोटिस हो, चाहे वो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स शुरू होने का नोटिस हो, और चाहे सब कुछ ख़त्म होने के बाद अवार्ड पास हो जाने के बारे में नोटिस आया, जो भी नोटिस आपको पहली बार आर्बिट्रेशन के संदर्भ में आया, उस नोटिस के प्राप्त होने के बाद यदि मान लीजिए 15 दिनों के अंदर अंदर आपने कोई कार्यवाही नहीं की, तो फिर क्या होगा? ये प्रश्न अक्सर मुझसे पूछा जाता है। आमतौर पर होता ये है कि जैसे ही नोटिस प्राप्त होता है, बहुत से क्लाइंट्स तो घबरा जाते हैं, और घबराने के बाद उनके हफ्ता 10 दिन 15 दिन वैसे ही निकल जाते हैं केवल सोच विचार में। जो कुछ समझदार होते हैं वो उसको पढ़ते हैं, प्रयास करते हैं कि चलो किसी से मिला जाए, परंतु वो भी आलस के वशीभूत या भय के वशीभूत या झिझक के कारण वो भी समय जाया कर देते हैं। और बहुत से क्लाइंट्स ऐसे हमारे पास आते हैं जिनका 15-20 दिन नहीं बल्कि महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक गुजर जाता है। मगर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर मान लीजिए 15 दिनों के अंदर, सूचना प्राप्ति से 15 दिनों के अंदर यदि मान लीजिए आप कुछ भी कार्यवाही नहीं करते, तो फिर आपके साथ क्या होगा, इस बात पर गौर करने की आवश्यकता है। 2 परिस्थितियां बनती हैं। एक तो ये कि आपने प्रोसीडिंग्स को अटेंड किया, यानी आपको जो सूचना मिली उस सूचना के बाद आप आर्बिट्रेटर के समक्ष रिमोटली या इन पर्सन या थ्रू काउंसिल आप अपीयर हो गए। जब अपीयर हो गए तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने इन प्रिंसिपल उस अपॉइंटमेंट को स्वीकार कर लिया है। और सोल आर्बिट्रेटर जो कि बेसिकली बैंक या एनबीएफसी कंपनी के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ये निश्चित रूप से मानकर चलिए कि वो फेवर भी उन्हीं का लेने वाला है, क्योंकि आप एक अकेले क्लाइंट हैं उसके लिए, और बैंक या एनबीएफसी कंपनी उनको साल भर में बहुत सारे केसेस देती है और उनका पेमेंट करती है। तो जैसे ही आप अपीयर हुए, अपनी बात रखी, तो आपके ऊपर दबाव बनेगा कि आप अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस प्रस्तुत करें। इसके लिए छोटी छोटी डेट्स मिलेंगी, बार बार, जितनी बार आप मानोगे बहुत बार मिलेगी, 3 बार, 4 बार, 5 बार, खूब मौके देंगे, परंतु छोटे छोटे समय के, हफ्ते भर के, इस टाइप के आपको मौके दिए जाएंगे। अल्टीमेटली आपके एक्सक्यूजेज सब खत्म हो जाएंगे और आपको अपना स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस प्रस्तुत करना पड़ेगा। जैसे ही आपने स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस प्रस्तुत किया, उसके बाद एक या ज़्यादा से ज़्यादा 2 मौके के अंदर, 2 अवसरों पर बैंक या एनबीएफसी कंपनी अपनी गवाही प्रस्तुत कर देगी, और उसके बाद 1-2 मौके आपको मिलेंगे, और कुल मिलाकर 2 महीने 3 महीने के अंदर आपका केस डिसाइड हो जाएगा, जो कि ये मानकर चलिए कि निश्चित रूप से आपके खिलाफ ही फैसला, अवार्ड आएगा। अब जब अवार्ड आपके खिलाफ आ गया और आप ये सोचें कि अब हम इसको चैलेंज कर देंगे कोर्ट के समक्ष, तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज होगी, क्योंकि चैलेंज करते समय एक जो बहुत बड़ा हमारे पास ग्राउंड होता है, जिससे हमें बड़ा लाभ भी मिलता है, वो ग्राउंड ये होता है कि ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ सोल आर्बिट्रेटर है, उसमें हमारी कंसेंट नहीं थी, हमारी इच्छा के विरुद्ध, हमारी सहमति के विरुद्ध वो अपॉइंटमेंट हुआ था, यूनिलेटरली हुआ था, केवल बैंक के द्वारा किया गया था, इसलिए हम उसको नहीं मानते, वो गलत था, वो पक्षपातपूर्ण था। परंतु इस ऑब्जेक्शन को रेज करने का जो टाइम पीरियड है, जो टाइम का लिमिटेशन है, लीगली जिसको हम लिमिटेशन पीरियड बोलते हैं, वो मात्र 15 दिनों का होता है। और आजकल तो क्योंकि रिमोट प्रोसीडिंग्स कंडक्ट करने लग गए हैं ऑनलाइन, तो मोस्टली केसेस में नोटिस के अंदर ही लिख देते हैं कि अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन हो तो विद इन 7 डेज आप अपना ऑब्जेक्शंस रेज करें। अगर वो नहीं किया तो
ये एक व्यवस्था सी बनती आ रही है कि अधिकांश आर्बिट्रेटर्स 15 दिनों की बजाय अब केवल 7 दिनों का समय देते हैं, जो कि हालांकि लीगली गलत है, क्योंकि किसी भी आर्बिट्रेटर को संसद द्वारा बनाए गए कानूनों को परिवर्तित करने का अधिकार नहीं है। और संसद द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो एक्ट पारित हुआ है, उस एक्ट में 15 दिनों का समय इस कार्य के लिए दिया जाता है। यानी जिस तारीख को आपको अवसर प्राप्त हुआ, जानकारी प्राप्त हुई, उस जानकारी प्राप्ति की तिथि से 15 दिनों के अंदर अंदर आपको ऑब्जेक्शन रेज करने का अधिकार होता है। परंतु यदि आपने उसका प्रयोग नहीं किया और सीधे जाकर पेश हो गए, स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस आपने फाइल कर दिया, तो कई प्रकार के इन्फ्रेंसेस आपके विरुद्ध ड्रॉ हो जाते हैं। ये मान लिया जाता है कि आपने सोल आर्बिट्रेटर की नियुक्ति को स्वीकृति प्रदान कर दी है, और ऐसी अवस्था में ये वाला डिफेंस आप एट द टाइम ऑफ चैलेंजिंग द अवार्ड नहीं ले सकते। और ये ग्राउंड ना ले पाने की वजह से आपके चैलेंज करने के जो दूसरे ग्राउंड्स हैं वो भी बहुत सीमित हो जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब एक एक ग्राउंड को आप देखेंगे तो आप स्वतः महसूस करेंगे, अपने काउंसिल के साथ डिस्कस करेंगे, तो वो भी बता देगा कि हाँ, इन कारणों से आपकी ये ग्राउंड्स कमज़ोर हो गए हैं, इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। दूसरी परिस्थिति ये बनती है कि अगर मान लीजिए आपको जानकारी तो हो गई, मगर आप ज्वाइन नहीं करते हैं आर्बिट्रेशन को, यानी प्रोसीडिंग्स में किसी प्रकार की कोई भागीदारी नहीं लेते हैं, तो ऐसी अवस्था में क्या होगा? आपके पास आमतौर पर 3 नोटिसेस भेजे जाएंगे, फर्स्ट, सेकंड एंड फाइनल नोटिस। उन नोटिसेस के बावजूद यदि आप अपीयर नहीं होते तो आपके खिलाफ एक एक्स पार्टी ऑर्डर पास कर दिया जाएगा। एक्स पार्टी ऑर्डर का मतलब कि आपकी अनुपस्थिति में एक तरफा कार्यवाही करने का आदेश पारित करना, और ये आदेश पारित करने के बाद फटाफट 15 दिन में, 20 दिन में, ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीने में आपके खिलाफ अवार्ड पास हो जाएगा। परंतु इस केस में भी आपके पास कम से कम कुछ गुंजाइश बनती है कि आप ये ग्राउंड प्रयोग कर सकें ऑन द बेसिस ऑफ लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब वो केस टू केस डिफ़र करता है कि उसको आप किस प्रकार से साबित करेंगे, किस प्रकार से उसको क्लेम करेंगे, परंतु गुंजाइश बनती है इस बात की कि आप फिर भी, यानी आपके पास सूचना पहुंच गई थी, उसके बावजूद लीगल टैक्टिक्स का प्रयोग करते हुए आप किसी ना किसी प्रकार से फिर भी अवार्ड को चैलेंज करने के लायक बचते हैं, अगर आपने किसी प्रकार की कोई लिखित कोई पत्र वगैरह, कोई नोटिस वगैरह आपने उनको नहीं भेजा है और ना ही आप अपीयर हुए हैं। यानी कोई इस बात का साक्ष्य नहीं होना चाहिए कि आपको प्रायर इन्फॉर्मेशन उस अवार्ड के पास किए जाने से पहले या एक्स पार्टी ऑर्डर पास होने से पहले आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जारी रहते या जारी होने से पूर्व सूचना मिल चुकी थी। अगर ये साबित होने का कोई साक्ष्य आपके विरुद्ध ना हो तो फिर भी कोई ना कोई रास्ता बनाया जा सकता है। इसलिए मैं आप सभी को ये निवेदन करूँगा कि कोशिश ये करें कि जैसे ही आपको किसी प्रकार की कोई सूचना आर्बिट्रेशन शुरू किए जाने के बारे में मिले, यानी चाहे वो प्री आर्बिट्रेशन नोटिस हो इस बाबत कि आपके खिलाफ आपका केस किसी आर्बिट्रेटर को भेजा जा रहा है, चाहे वो नियुक्ति के बारे में हो, यानी प्रपोजल कि भाई ये 3 या 5 लोग हैं जिनमें से किसी को हम आर्बिट्रेटर नियुक्त करना चाहते हैं, आप अपनी सहमति बताइए कि किसके नाम पर आप अपनी सहमति देते हैं, यानी चूज़ करने के लिए। या फिर मान लीजिए उससे अगला स्टेप कि आपको सीधे नियुक्ति की सूचना मिल जाए कि फलां व्यक्ति को हमने सोल आर्बिट्रेटर नियुक्त कर दिया है इस बारे में, या आर्बिट्रेटर द्वारा आपको सूचित किया जाए कि फलां तारीख को इतने बजे फलां स्थान पर आपको उपस्थित होकर अपनी बात रखनी है, आपके खिलाफ मुझे फलां केस फलां बैंक द्वारा या फलां NBFC कंपनी द्वारा आर्बिट्रेशन करने के लिए रेफ़र किया गया है।
चाहे इस प्रकार की सूचना मिले। मगर जो भी आपको सूचना मिले, वो सूचना मिलने के बाद आपको बिल्कुल भी समय ज़ाया नहीं करना है। आप ऑनलाइन यूट्यूब पर जो भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड वीडियोज़ किसी ने भी, सिर्फ मैंने नहीं, किसी ने भी डाली हुई हों, आप उनको देखें, उसमें समय लगाएं, उससे आपको बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। और फिर जो भी अच्छा काउंसल आपको लगे, चाहे वो आपके लोकल लेवल पर हो, वहीं से हो, उनको चुनें, या लोकल लेवल पर ना हो तो किसी भी ऑनलाइन एडवोकेट को, जिसको अनुभव हो, जिस पर आप भरोसा कर सकें, ऐसे व्यक्ति को चुनें। उनसे बातचीत करके, उनकी फ़ीस देकर उनसे आगे की कार्रवाई तुरंत करवाएं। उसमें बिल्कुल भी डिले ना करें, क्योंकि अगर आर्बिट्रेटर की माने तो आपके पास 7 दिन का समय है, और यदि कानून की माने तो आपके पास अधिकतम 15 दिनों का समय इस कार्य के लिए होता है। कुछ समय पोस्टेज वगैरह में भी जाया होता है, कुछ समय ड्राफ्टिंग में लगता है। तो ऐसे करके आपके 2-3 दिन तो कम से कम आपको अलग से रखने चाहिए, और 5-7 दिनों के अंदर अंदर आपको फाइनलाइज करके विदिन 15 डेज़ अपने ऑब्जेक्शंस, अपने रिप्रेजेंटेशन जो भी देना हो, वो आर्बिट्रेटर को और बैंक को भेज दिया जाना चाहिए। बहुत ज़रूरी है, इसमें बिल्कुल भी कोताही ना बरतें। आर्बिट्रेशन के संदर्भ में मैंने और कई वीडियोज़ बनाकर डाली हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, 5-7 वीडियोज़ हैं। यदि आप वो देख लेंगे तो आपको इतना ज्ञान हो जाएगा कि आप कहीं जल्दी से मात नहीं खाएंगे। चाहे कोई अनुभवहीन एडवोकेट हो, कई बार ये भी देखा गया है कि अनुभव के अभाव में बहुत से एडवोकेट्स आपको गलत गाइड कर देते हैं लोकल लेवल पर, जैसे कोई आपके साथी हों, आपके जानकार हों, परंतु जब तक उसको टैली ना कर लें, जब तक उनकी सलाह को आप क्रॉस चेक ना कर लें, तब तक आगे ना बढ़ें। क्योंकि आर्बिट्रेशन का कानून बेसिकली बैंकों के पक्ष में है, और बहुत 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 ज़्यादा पक्ष में है। इसलिए बिल्कुल भी लापरवाही ना करें, तुरंत फैसला लें। अगर किसी प्रकार की कोई जानकारी की और कोई आपका कोई प्रश्न हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे भी पूछ सकते हैं। मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर इस वीडियो के प्रारंभ में और इस वीडियो के अंत में लिखा हुआ है। उस नंबर पर आप अपना जो भी क्वेरी हो वो लिख कर भेजें, परंतु अपना नाम और पता ज़रूर लिख कर भेजें। जो सज्जन नाम पता लिखकर नहीं भेजते, उनको मैं कोई एडवाइस नहीं करता। इसलिए नाम पता लिखें और उसके बाद अपनी क्वेरी लिखें। आपको कोई नोटिस मिला है तो वो साथ में शेयर करें, ताकि मैं वो सारा देखकर जैसा संभव हो सके वैसा आपको गाइड कर सकूं, और कहीं आपको मेरी अदर जो सर्विसेज हैं, जैसे ड्राफ्टिंग वगैरह की, उसकी आवश्यकता हो तो वो मैं मुहैया करवा सकूं। धन्यवाद।